ब्लास्ट झुलसा रोग, जिसका वैज्ञानिक नाम पायरिकुलेरिया ओरेजिया है, यह एक फफूंद फंगस जनित रोग है। यह रोग इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह धान के पौधे के किसी भी हिस्से पर अटैक कर सकता है, चाहे इसमें पत्ती हो, तना हो, गला हो, गांठ हो या बाली, कुछ भी हो। किसान भाइयों, आज हम ब्लास्ट रोग के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। इन 8 पॉइंटों में डिवाइड कर हम इस रोग को समझेंगे। नंबर फर्स्ट, ब्लास्ट झुलसा रोग क्या है। नंबर सेकंड, रोग के प्रकार, ब्लास्ट कितने प्रकार का होता है। नंबर थर्ड, इस रोग के लक्षण। नंबर फोर्थ, ब्लास्ट रोग की डिसीज साइकिल। नंबर फिफ्थ, यह ब्लास्ट रोग किस कारण ज्यादा फैलता है। नंबर सिक्स, ब्लास्ट रोग हमारी फसल पर कितना नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर सेवन, ब्लास्ट रोग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आइए किसान भाइयों जानते हैं। नंबर फर्स्ट, झुलसा रोग क्या है। यह एक फंगस जनित रोग है जो सबसे पहले फ्रांस में 1637 ईस्वी में दर्ज किया गया था, जबकि भारत में इसका उल्लेखन 1919 में मिलता है। आज यह विश्व के हर उस देश में मिलता है जहाँ पर भी धान की खेती होती है। ब्लास्ट रोग के प्रकार, किसान भाइयों, ब्लास्ट रोग को हम 5 पॉइंटों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले पत्ती झुलसा यानी कि लीफ ब्लास्ट। यह पत्तियों पर हमें छोटे छोटे सफ़ेद रंग के धब्बे दिख रही है, उनके किनारे पर थोड़े भूरे रंग के धब्बे दिख रही है। यह ब्लास्ट रोग की निशानी है। बाद में यह डायमंड के आकार के बन जाते हैं। इनका बीच का जो हिस्सा होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, किनारे भूरे होते हैं। किसान भाइयों, जब इसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें दूर से ऐसा लगता है जैसे हमारी पत्ती जल गई हो। नंबर सेकंड, गला झुलसा यानी कि कॉलर ब्लास्ट। इसका लक्षण हमें कहाँ पर दिखता है, जो हमारी पत्ती होती है, जो तना होता है, जो उसका जोड़ होता है कॉलर, उस पर दिखता है। वहाँ पर गले का हिस्सा जो होता है वो काला पड़ने लगता है यानी कि सड़ने लगता है और पूरी तरीके से पत्ती सूखकर धरती की तरफ आ जाती है। नंबर थर्ड, गांठ झुलसा नोड ब्लास्ट। धान के पौधे की गांठें संक्रमित होकर कली पड़ जाती है, जिसके कारण में आसानी से टूट जाती है और किसान भाइयों, इसके टूटने से पूरा पौधा ही खत्म हो जाता है। नंबर फोर्थ, बाली झुलसा। यह सबसे खतरनाक स्टेज होती है। इसमें जो बाली होती है वो तने से निकली हुई होती है, वहाँ पर जुड़े होते हैं, वहाँ से काला पड़ना शुरू हो जाता है और जैसे वहाँ से सड़ता है, गलता है, तो वो बाली नीचे की तरफ मिट्टी की तरफ आ जाती है, यानी कि दाने सूख जाते हैं और पोटास बन जाती है सारे दानों की। नंबर 5, दाना झुलसा यानी कि पेनिकल ब्लास्ट। यह स्थिति ऐसी होती है जब बाली पर दाने आ जाते हैं और बालियों उस बाली पर ही भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। आपको देखा होगा वाइट वाइट, जैसे आप स्किन पर भी देख भी रहे होंगे। इस स्थिति में क्या होता है, जो दाने होते हैं वो हमारे कच्चे ही सूख जाते हैं और जो दाने बनने होते हैं वो बन नहीं पाते, यानी कि हमारी बालियों में केवल पटास रह जाती है, दाना नहीं बनता। नंबर थर्ड, ब्लास्ट रोग के लक्षण यानी कि सिम्टम। किसान भाइयों, ये कुछ सिम्टम है ब्लास्ट रोग के जिन्हें आप आसानी से देखकर महसूस कर सकते हैं अपनी फसल में ब्लास्ट रोग को। पत्ती पर हरे रंग के धब्बे आपको दिखाई देने लगेंगे। धब्बों के बीच का हिस्सा सफ़ेद होगा और किनारों का हिस्सा थोड़ा भूरे रंग का होगा। पौधे का विकास थोड़ा रुका हुआ लगेगा। पौधे का गला होगा और बाली होगी वो भी थोड़ी सूखी हुई लगेगी। खेत को दूर से देखोगे तो ऐसा प्रतीक होगा जैसे खेत जला गया हो। किसान भाइयों, प्रकोप अधिक होगा आपकी फसल में तो आपकी पूरी फसल बर्बाद कर सकता है ब्लास्ट रोग। नंबर फोर्थ, ब्लास्ट रोग की डिसीज साइकिल। यह रोग मुख्यतः बीज से, यानी कि जब भी आप धान को बोते हैं और वो जो बीज होता है उसमें पहले से ही ब्लास्ट रोग के लक्षण पाए जाते हैं, जिसके कारण आगे हमारी फसल में भी ब्लास्ट रोग देखने को मिलता है। जब भी किसान भाई आप फसल बो, एक तो बीज अच्छा लो और जो आपका खेत है उसको अच्छी तरीके से, जो पुराना मटेरियल है उसमें, वो अच्छी तरीके से बाहर निकाल कर जब खेत में नई फसल को बोना चाहिए, क्योंकि जो पुराने फसल के जो पौधों के अवशेष होते हैं वो हमारी फसल में बीजाणुओं खोनाइडियल के रूप में जीवित रहते हैं और हवा व बारिश से वह तेजी से फैलते भी है। किसान भाइयों, एक पौधे से दूसरे पौधे को संक्रमित करते हैं और इसी प्रकार पूरी फसल संक्रमित हो जाती है। 5 से 7 दिनों के अंदर ये सारे बीजाणुओं को बनाकर पूरी फसल को संक्रमित कर देते हैं। इसलिए जो भी पिछली फसल का अवशेष पार्ट हमारी मिट्टी पर बच जाता है उसको अच्छे से बाहर निकाल के तब हमें अगली फसल को बोना चाहिए। नंबर 5, ब्लास्ट रोग किन परिस्थितियों में ज़्यादा फैलता है। जब हमारे वातावरण में 80% से अधिक नमी हो और दिन में 25 से 28 डिग्री तापमान हो और रात में ठंड हो, लगातार बारिश और बादल रहते हो, खेत में पानी भरा हो। कुछ किसान भाई अधिक मात्रा में यूरिया डालकर सोचते हैं हमारी फसल में ज़्यादा उत्पादन होगा, जिसके कारण में ज़्यादा नाइट्रोजन फसल को दे देते हैं और उससे ब्लास्ट रोग अत्यधिक होता है। नंबर 6, ब्लास्ट रोग से होने वाले फसल में नुकसान। यह सीधा फसल की पैदावार पर 50 से 80% तक नुकसान पहुंचा सकता है। दाने अपूर्ण रह जाते हैं और हल्के रह जाते हैं, यानी कि सीधा सीधा बात करें तो पटास रह जाए, दाने दूने नहीं कुछ भी बनते। खेत में पौधों की संख्या तो घटी जा और जो बीज हो उसकी गुणवत्ता भी खराब हो जाए। कई बार तो इस रोग के कारण पूरी फसल ही बर्बाद हो जाती है, जिसके कारण किसान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। नंबर 7, ब्लास्ट रोग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ऐसी वैरायटी को चुनना है जो रोग रोधी हो, जो स्पेशल ब्लास्ट फ्री वैरायटी बनाई है, जैसे IR 64, सुधा, पंकज इत्यादि वैरायटी ब्लास्ट फ्री है। साथ ही खेत में उचित जल लगाना है, उचित नाइट्रोजन लगानी है, जिसके कारण ब्लास्ट रोग ना आए।
और बीज को भी उपचारित करना है। थीरम से कर लीजिए या कार्बन डाइजम कर लीजिए। खेत की साफ सफाई भी रखनी है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं, जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं वो ट्राइकोडर्मा या नीम की खली से इसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो किसान भाई रासायनिक यानी कि केमिकल को अपने खेत में लगाता है वो किस तरीके से कंट्रोल कर सकता है? वो कंट्रोल करा सकता है ट्राईसाइक्लाजोन 75% WG से, कार्बन डाइजम से, एजेक्स्ट्रोबिन से, डाइफेनाकोल से, एमिस्टोटोप का उपयोग करके आप ब्लास्ट को कंट्रोल करा सकते हैं। एमिस्टोटोप में एजेक्स्ट्रोबिन और डाइफेनाकोल देखने को मिलता है। इसकी आपको वही 200 ml प्रति एकड़ की डोज दर लेनी है। साथ में किसान भाई आप दूसरा प्रोडक्ट जो कस्टोडिया है उसको भी उपयोग कर सकते हैं। उसमें एजेक्स्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल आता है, उसकी 250 ml प्रति एकड़ की डोज दर रहती है। आप उसको भी उपयोग कर ब्लास्ट को कंट्रोल करा सकते हैं। तो इस प्रकार किसान भाइयों आज हमने जाना ब्लास्ट रोग किन कारण आता है, साथ ही ब्लास्ट रोग किन किन जगहों पर आता है, क्या क्या नुकसान पहुंचाता है, क्या क्या उसके लक्षण है, कितना वो हानि पहुंचा सकता है, साथ ही किन केमिकल का उपयोग करके हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ जानकारी हमने आपको देने की कोशिश की। अगर जानकारी उचित लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारी डेली एक रोग पर वीडियो आती है, आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।